नमस्कार। उत्तराखंड के हमारे बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। रुड़की से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि बेलडा गांव के पंजाब नेशनल बैंक में आग लगने की घटना सामने आ रही है। ग्रामीणों की सूचना पर दमकल विभाग मौके पर पहुंची, जिसके बाद दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। वहीं आपको बता दें कि बैंक में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। बैंक में रखा कैश को जलने से बचाया गया है। तो बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर पंजाब नेशनल बैंक में आग लगने की खबर सामने आ रही है। बेलडा गांव के पंजाब नेशनल बैंक में आग लगी है और आग लगने की सूचना ग्रामीणों ने दमकल विभाग को दी, जिसके बाद मामले की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। बता दें कि आग लगने की वजह से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। हालांकि इस दौरान कैश को जलने से बचाया गया है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बेलडा गांव के पंजाब नेशनल बैंक की है, जहां पर आग लग गई और आग लगने की सूचना ग्रामीणों ने दमकल विभाग को दी, जिसके बाद दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। उधर माया कॉलेज में राज्य के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने वेल्डिंग उत्कृष्ट केंद्र का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि वेल्डिंग टेक्नोलॉजी एक नई आधुनिक टेक्नोलॉजी है और इसका कोर्स करके युवा देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आज के समय में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या के रूप में उत्पन्न हो रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत नौजवानों को रोजगार के अवसर प्रदान किए जा सकते हैं। इधर कॉलेज के एमडी तृप्ति ने कहा कि प्रशिक्षण 6 माह का होगा। उन्होंने बताया कि उम्र कोई भी हो, बाध्यता नहीं है। अगर वेल्डिंग उत्कृष्टता में प्रशिक्षण लेना है तो कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। सरकार का सहयोग है, लोगों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने में योगदान दे रहे हैं। माया गौतम कॉलेज के द्वारा जो आज ये वेल्डिंग सेक्टर में जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की आज शुरुआत की गई, जिसको जो हमारा भारत सरकार का पीएसयू है, बीसीसी वेस्टमेंट एंड कंपनी के द्वारा इसको यहाँ पे इंस्टॉल किया गया और उसमें जो आज की तारीख में दुनिया की डिमांड है डिजिटलाइज की, किस तरह वर्चुअली आप हर चीज में आगे आए, तो ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को लेकर के वेल्डिंग की और निसंदेह इससे एक रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी। बच्चे जब यहाँ पर इस वेल्डिंग को सीखेंगे तो पूरी देश दुनिया में इसकी डिमांड है। हमने ये कोर्स सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट किया हुआ है, क्योंकि जब हम बाहर मार्केट में जाते हैं हमारे को कोई भी स्किल लेबर नहीं मिलता किसी भी काम के लिए। तो हमारी ये चेयरमैन सर से ये रिक्वेस्ट रही है हमेशा कि हम कुछ ऐसे कोर्सेज की तरफ जाएं जहां पे हम आम इंसान को स्किल्ड बना सकें, आम इंसान को स्किल बना सके और उसको इतना मतलब वो बना दें कि वो कल अपनी रोजगार के लिए खुद खड़ा हो सके। पूरी दुनिया में डिमांड को देखते हुए अच्छे घरों में बच्चे भी टेक्निकल वहीं हरिद्वार में चारधाम यात्रा को लेकर मॉकड्रिल टेस्ट किया गया। मॉकड्रिल के तहत हरिद्वार के 3 गंगा घाटों विष्णु घाट, सर्वानंद घाट और दोदिया घाट से अचानक गंगा का जलस्तर बढ़ने की सूचना फ्लैश की गई, जिसके बाद एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जल पुलिस और तमाम एजेंसियों ने तत्परता दिखाते हुए गंगा में फंसे हुए लोगों का रेस्क्यू कर उन्हें मल्ला कॉलेज में बनाए गए रिलीफ सेंटर तक पहुंचाया, जहां मेडिकल की टीम ने उन्हें फर्स्ट एड दिया और साथ ही साथ जिला रोशनाबाद में बनाए गए कंट्रोल रूम से जिलाधिकारी और एसएसपी ने पूरे ऑपरेशन की मॉनिटरिंग की। ऋषिकुल ग्राउंड में बने स्टेजिंग एरिया के इंचार्ज एसडीएम पूरन सिंह राणा ने बताया कि ऐसी एक्सरसाइज से सभी को अपनी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होता है और कमियों का पता चलता है। आज की मॉक ड्रिल की रिस्पांस टाइम अच्छा पाया गया।
डिस्ट्रिक्ट में हरिद्वार जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपदा के दृष्टिगत बहुत ही रेजिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट है। तो आज अराउंड 9:30 के आसपास जो डीओसी को इन्फॉर्मेशन आई थी कि अचानक सडनली पानी बढ़ने से कुछ जगह पे कुछ घाटों पे यात्री फंसे हुए हैं। तो इमीडिएटली चीज़ों को चेक किया गया। तो विष्णु घाट, दुधियाबंद और सर्वानंद घाट पे जो हमारे यात्री आए हैं जो रूटीन में वहाँ पे स्नान कर रहे थे, पानी बढ़ने से कुछ लोग टापू में फंसे हुए हैं और कुछ लोगों के पानी में बहने की भी सूचना है। तो इमीडिएटली जो हमारा डिस्ट्रिक्ट का जो आईआरएस सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग सारे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं और अधिकारी है उसको देखते हुए सबसे पहले एक स्टेजिंग एरिया फ्रेम किया गया और सभी लोग इमीडिएटली यहाँ पे अप्रोच किए हैं। देश में हो रहे जनसंख्या विस्फोट के बीच साधु संतों ने बड़ा बयान दिया है। बता दें कि हरिद्वार में आयोजित एक संत सम्मेलन में संतों ने हिंदुओं से अपील की है कि सनातन संस्कृति की और राष्ट्र की रक्षा के लिए अब हम दो हमारे दो के सिद्धांत को छोड़कर ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए। इस संत सम्मेलन में योग गुरु बाबा रामदेव और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष समेत देश के दिग्गज संत मौजूद रहे। बता दें कि जनसंख्या विस्फोट के बीच हिंदुओं की संख्या में तेजी से कमी आई है। 20 साल पहले हम दो हमारे दो की बात कही जाती थी, पर अब तमाम हिंदू परिवार महज एक बच्चे के सिद्धांत पर चल रहे हैं, जिससे हिंदुओं की संख्या बड़ी तेजी से कम हुई है, जिसके चलते संतों की संख्या भी तेजी से घटी है। इस जनसंख्या असंतुलन के चलते देश के संतों ने हरिद्वार में आयोजित संत सम्मेलन में ही हिंदुओं से ज्यादा बच्चे पैदा करने का संदेश दिया है। कहूँगा कि इतने बच्चे आपके पास होने चाहिए कि एक बच्चे आपके घर से साधु भी बने। देश की रक्षा के लिए भी एक व्यक्ति आए, एक व्यक्ति आपके घर के रक्षा के लिए भी आए। तो मुझे लगता है ये समयानुसार शास्त्र का, परंपराओं का और सामाजिक ज्ञान का भी विषय है। नहीं, ये वास्तविकता में जो हमारे यहाँ समाज में आज विकृति आ रही है, जनसंख्या का जो घनत्व बढ़ रहा है, अगर उसमें हम एक पक्ष विशेष समुदाय को हम कहेंगे आप जनसंख्या का कंट्रोल करो, तो देश में एक अच्छे सैनिकों की कमी हो जाएगी, अच्छे संतों की कमी रहेगी। इसके परिप्रेक्ष्य में मैंने ये कहा है, और ये हमारी प्राचीन परंपरा रही है कि एक पुत्र राष्ट्र की रक्षा के लिए समर्पित होना चाहिए, एक समाज की व्यवस्था के लिए गृहस्थ जीवन में रहे, और एक अच्छा सा सन्यासी बनने के लिए माता पिता को सन्यास की परिधि में लाने के लिए अपने उनके गुरुजनों को भेंट करना चाहिए। यही हमारी प्राचीन परंपरा रही है। नहीं तो सनातन धर्म बचेगा कैसे? अगर अच्छे सन्यासी, अच्छे कुल से बच्चे नहीं आएंगे तो आने वाली पीढ़ियां पर संतों को खाली फोटो में देखेंगी। संत कहां से आएंगे? समाज से तो नहीं आएंगे। तो इसमें किसी वर्ग विशेष का या किसी व्यक्ति विशेष का कोई विरोधाभास की भावना नहीं है। ये हमने अपने समाज से आह्वान किया है, माताओं से, बहनों से। वहीं हरिद्वार में पिछले साल हुए जहरीली शराब कांड मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। इस कांड में 12 साल की लोगों की मौत की खबर भी सामने आई थी, जिसके बाद शराब के सैंपल लिए गए थे। इस सैंपल की प्रयोगशाला में जांच हुई, जिससे बड़ा खुलासा हुआ। बता दें कि प्रयोगशाला से सैंपल की जांच रिपोर्ट में पता चला है कि जहरीली शराब स्प्रिट से बनाई गई थी और इस शराब के सेवन से 12 लोगों की जान गई थी। इस मामले में ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ बबली देवी और उसके जेठ को आरोपी बनाया गया है। तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई हुई है। बबली देवी जेल में रहते हुए चुनाव जीत गई थी, जिसके बाद बबली देवी का पति वीरेंद्र और जेठ नरेश अभी भी जेल में है और मामले पर कार्रवाई की जा रही है। पंचायत चुनाव के संबंध में एक पथरी थाना क्षेत्र में पथरी में कुछ व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी, जिस संबंध में एक एसआईटी का गठन किया गया था। दौरान जांच कुछ तथ्य प्रकाश में आए थे, जिसके परिप्रेक्ष्य में जांच की गई थी एंड समय से ही चार्जशीट प्रेषित कर दी गई थी, परंतु जांच रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई थी। कुछ समय पूर्व जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसके क्रम में उसमें स्पिरिट की होने की पुष्टि हुई थी, जिसके आधार पर धाराएं बढ़ाई गई हैं और अभियोग में 120 की भी वृद्धि की गई है। मूलतः इसमें 3 लोग ही नामजद थे और उन्हीं के खिलाफ इसमें आरोप पत्र प्रेषित किया गया है।
उधर चमोली जिले के नारायण बागड़ प्रखंड में महामृत्युंजय महादेव मंदिर समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आहूत की गई, जिसमें प्रमुख रूप से आगामी मई माह में होने वाले शिव महापुराण कथा और पंचकुंडीय महायज्ञ की विभिन्न तैयारियों पर चर्चा का निर्णय किया गया। महामृत्युंजय महादेव मंदिर समिति असेड़ा समली ने समिति के अध्यक्ष ब्रजमोहन सिंह बुटूला की अध्यक्षता में समिति के कार्यालय में एक बैठक आयोजित की। बैठक में सभी पदाधिकारियों की मौजूदगी में देवधुरा पर्वत शिखर पर स्थित महामृत्युंजय मंदिर गतिमान निर्णय कार्य किया गया। मई माह में प्रस्तावित परखाल के रामलीला मैदान में शिव महापुराण कथा और पंचकुंडीय महायज्ञ की तैयारियों पर चर्चा की गई और महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। आपको बताते चले कि देवधुरा पर्वत शिखर पर नवनिर्माण कार्य गतिमान है और करोड़ों रुपए की लागत से बन रहे इस भव्य मंदिर के लिए शिव भक्तों ने बढ़ चढ़कर हर सहयोग दिया है। बैठक में हमारी मंदिर समिति उसमें मुख्य रूप से पंडितों पर चर्चा हुई और उसे अगली बैठक के लिए तय किया गया कि तीनों पंडित उपस्थित होंगे। उसी में तय किया जाएगा आगे कौन कौन पंडित जाएंगे। दूसरे टेंट की व्यवस्था थी, जिसमें सर्वसम्मति से प्रेम को ही हमने पुनः नियुक्त किया, क्योंकि वो पहले से हमें बहुत अच्छे ढंग से सहयोग दे रहा है। उसी को तय किया गया है और उनसे ये भी बात की गई है कि आप अपना हमें धनराशि बताइए। उन्होंने 2 लाख में अपने को तय किया है, उसके लिए प्रेम के लिए भी धन्यवाद। 2014 से हमने ये समिति गठन के उपरांत ये निर्माण कार्य शुरू किया था और हमारे अध्यक्ष ब्रज मोहन बुटोला जी की अध्यक्षता में ये समिति निरंतर कार्य कर रही है और हमने इस मंदिर के लिए 33 गांव के लोगों को इकट्ठा किया और 33 गांव के लोगों के सहयोग से जो हमने कार्य किया, पंचकुंडी यज्ञ किया और उसमें हमारा अभिषेक रेगुलर चलता रहा, नीचे हमारा शिव पुराण होता रहा, भंडारा चलता रहा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधना मृत्युर्मोक्षीर यमामृतात्। ये 33 शब्दों का ही श्लोक है जो महामृत्युंजय महादेव जो आशुतोष है, आपको बुद्धि विवेक देने वाले, आपकी अकाल मृत्यु को हरने वाले मेरे मृत्युंजय महादेव हमारे उत्तराखंड में, हमारे नानगढ़ क्षेत्र में, परखाल क्षेत्र में एकमात्र मृत्युंजय महादेव यहाँ हमारे देवीधुरा में स्थिर हैं। इस बार भी हमारे यहाँ पे जो शिव महापुराण और पंचकुंडी महायज्ञ हो रहा है, ये पिछले साल की भांति इस बार क्योंकि हमारे मंदिर का निर्माण हो रहा है, मंदिर के निर्माण के निमित्त हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। और मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि आप आइए और मंदिर में अपनी आहुति दे। प्रत्येक जो हमारे प्रवासी हैं, जो जहाँ बसे, सभी लोगों से मेरा निवेदन है, कर्मबद्ध निवेदन है कि आप आइए और महामृत्युंजय महादेव के दर्शन करें और अपनी आहुति मंदिर में जरूर दें, क्योंकि हमारा इससे जो भी धन अर्जित होगा वो हमने मंदिर में लगाना है और मंदिर को पूर्ण करना है। हमारा इस बार यही मकसद हम ये लेके हम चलेंगे, इस बार हम मंदिर को पूर्ण करेंगे। सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप आइए और मंदिर में मन खोल के, दिल खोल के दान दें और वो जो पैसे अर्जित होंगे उसे मंदिर में लगाएंगे। वहीं स्कूली वाहनों से होने वाली दुर्घटना की रोकथाम और बच्चों की सुरक्षा के लिए परिवहन विभाग समय समय पर स्कूली वाहनों का सेफ्टी ऑडिट यानी सुरक्षा जांच करती है। इसके बावजूद भी कुछ प्राइवेट स्कूल संचालक इस मामले में लापरवाही करते हुए पकड़े जाते हैं। हरिद्वार एआरटीओ रश्मि पंत ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी स्कूल बसों को टारगेट कर चेक किया जाता है कि किसी बस के अंदर कोई खामियां तो नहीं है, क्योंकि बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर किसी स्कूल बस पर सेफ्टी रोड या फिर जालियां नहीं लगी होती हैं तो उस बस का फिटनेस कैंसिल कर दिया जाता है। तो बसों का समय समय पर ऑडिट किया जाता है ताकि जो स्कूली बसें हैं उसमें किसी तरह की लापरवाही न बरती जाए और जो बच्चे उस बस में सवार होते हैं उसको इसका खामियाजा ना भरना पड़े। हरिद्वार एआरटीओ की तरफ से ये जानकारी दी गई कि समय समय पर ये स्कूली बसों की चेकिंग की जाती है और ये सुनिश्चित किया जाता है कि सभी चीजें सही जगह पर हैं।
वहीं पौड़ी जिले में इन दिनों बाघ का आतंक मचा हुआ है। जिले के रिखलेखाल और धूमकोटा क्षेत्र में बाघ ने लोगों का घर से बाहर निकलना दूभर कर दिया है। बाघ ने यहां हफ्ते भर से 2 लोगों को अपना निवाला बना लिया, जिसके बाद बाघ के हमले से दोनों लोगों की मौत भी हो गई। मामले पर गंभीरता देखते हुए जिलाधिकारी ने कॉर्बेट नेशनल पार्क से लगे धूमकोटा और दूसरे गांव 24 गांव में रात्रि कर्फ्यू का ऐलान किया। इधर वन मंत्री सुबोध उनियाल ने मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए कहा कि बाघ को पकड़ने के लिए पिंजरा भेज दिया गया है और जरूरत पड़ी तो बाघ को मारने के लिए भी आदेश जारी कर दिए जाएंगे। वन मंत्री ने कहा कि लोगों की जान की सुरक्षा पहले आती है। उसमें हमने 2 डॉक्टर्स को वहां पर डिप्लोर किया, 3 डिवीजन के कर्मचारियों को डिप्लोर किया और साथ ही साथ वहां पर पिंजरा भेज दिया गया उसको, ताकि वो उसको ट्रैंकुलाइज किया जा सके। और अगर नौबत यह आएगी कि उसको मारने का वो करना तो मारने के आदेश भी देने में हम इसमें गुरेज नहीं करेंगे, क्योंकि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को रोकना हमारी प्राथमिकताओं में है। क्योंकि जहां एक और वाइल्ड लाइफ का जीवित रहना भी आवश्यक है, वहां इंसान का भी जीवित रहना आवश्यक है। वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के जाखल में सीवर पंपिंग सिस्टम का भूमि पूजन किया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि आज से 20 साल पहले यहां की स्थिति अत्यधिक दयनीय थी और जनता के आशीर्वाद से यह संभव हो सका है और जल्द ही ओवरहेड टैंक का लोकार्पण भी किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य योजना में भी सड़कों की स्वीकृति का कार्य प्रगति पर है। हर घर नल योजना के माध्यम से सभी घरों को पानी दिया जा रहा है। उज्ज्वला योजना के माध्यम से देश में 12 करोड़ से अधिक गैस कनेक्शन दिए गए हैं। इसी प्रकार मंत्री ने केंद्र की योजनाओं को अपने संबोधन में जनता के बीच रखा। साथ ही आपको बताते चलें कि उत्तराखंड में भी DIP टेक्नोलॉजी पहली बार प्रयोग में लाई गई है। इसके लिए भूमि की न्यूनतम आवश्यकता पड़ती है। जहां पर जगह की कमी है, जहां पर जगह की कमी होती है, वहां के लिए ये टेक्नोलॉजी उपयुक्त है और इस टेक्नोलॉजी से स्टोरेज टैंक नहीं बनता है। इसमें आने वाले सीवर DIP के माध्यम से सीधे स्टोर के लिए बिना पंप हो जाता है। यह वातावरण के लिए अनुकूल है। यह प्रदूषण की संभावना भी नहीं रखता है। उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति के अनुरूप ये पंप उपयुक्त सीवरेज पंप है। एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो बाहर से आई है उस प्लांट को हम यहाँ पर लगा रहे हैं। 2.95 लाख की उसकी कीमत है। 5 साल तक वही कंपनी इसको मेंटेन करेगी, जिसमें कहीं सीवर बाहर दिखाई नहीं देगा। खाली जाली लगाई जाएगी जो उसमें इस प्रकार की चीजें हैं जो अंदर निकल सकती हैं उनको साफ करने के लिए। और ये पहला प्लांट यहाँ पर लग रहा है। मैं इसके लिए अपने जल निगम के अधिकारियों को और हमारे मंत्री जी को आभार करता हूँ। वहीं 15वें वित्त आयोग का बजट खर्च न कर पाने वाली पंचायतों को विभागीय मंत्री सतपाल महाराज ने कड़ी फटकार लगाई है। उन्होंने ऐसे अधिकारियों और प्रतिनिधियों को कार्रवाई की चेतावनी दी है। आपको बता दें कि पंचायती राज निदेशालय देहरादून सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में महाराज ने 15वें वित्त आयोग का पैसा खर्च न होने पर चिंता व्यक्त करते हुए चिन्हित विकास मंडल, जिला पंचायत और ग्राम पंचायत अधिकारियों को चेतावनी जारी की। उन्होंने कहा कि बार बार कहने के बाद भी पैसा खर्च नहीं कर पा रही पंचायतों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि विकास कार्यों पर पैसा 100% खर्च हो ताकि केंद्र सरकार से अतिरिक्त बजट मिल सके। इंश्योर कीजिए। बड़े सौहार्दपूर्ण माहौल के अंदर जो है हमारी बातों को सुना और ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं दिल्ली में जब मंत्री जी के पास गया तो मंत्री जी ने कहा भाई हमें यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भेजिए ताकि और पैसा उत्तराखंड को हम दे सकें। और निश्चित रूप में हमारे लिए बहुत आवश्यक हो गया है कि हम आपको हिदायत दें और हम इस प्रकार की परिपाटी लाना चाहते हैं कि जो जनप्रतिनिधिगण और जो अधिकारीगण पैसा नहीं खर्च कर रहे हैं उनको हम दंडित करें और जो पैसा खर्च कर रहे हैं उनको हम पुरस्कृत करें। विधायकों के साथ मुख्यमंत्री की बैठक के बाद तमाम विपक्षी विधायक मुख्यमंत्री की ओर से की गई इस पहल की सराहना करते नजर आए। चकराता सीट से कांग्रेस के विधायक प्रीतम सिंह ने कहा कि इस तरह की बैठकें लगातार आयोजित की जानी चाहिए ताकि सभी क्षेत्रों का विकास समान रूप से हो सके। वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के विधायकों का कहना है कि शुरुआत तो अच्छी है, लेकिन जब तक धरातल पर कार्य नहीं किया जाता तब तक वे संतुष्ट नहीं होंगे।
हमारी विधानसभाओं की समीक्षा बैठक आहूत की और उस समीक्षा बैठक में हमारे तमाम साथियों ने अपने अपने विधानसभा क्षेत्र की जो समस्याएं थी उसको मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाने का काम किया और जो 10 हमसे जो है अपनी अपनी विधानसभाओं की प्रमुख जो हमारी ये थी मांग थी उसके परिप्रेक्ष्य में जो पत्र हमने भेजा था उस पर भी चर्चा हुई है। अब देखिए सरकार क्या करती है। वहीं बीजेपी युवा मोर्चा के युवा नेता बॉबी सम्मल ने ऐलान किया है कि वे नगर पंचायत लालकुआं में हो रहे वित्तीय अनियमितताओं को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल करने जा रहे हैं। मामले पर बॉबी सम्मल ने बताया कि वे नगर पंचायत लालकुआं में हो रहे भ्रष्टाचार के विरुद्ध 29 दिनों तक धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हुए। हालांकि उनके वरिष्ठ पदाधिकारियों के आश्वासन के बाद जिलाधिकारी के आदेश पर एक जांच कमेटी का गठन किया गया जिसमें कई अनियमितताएं सामने आई, मगर जो भी अनियमितताएं सामने आई उन्हें सरलतापूर्वक जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करने से बचा दिया गया। ऐसे में उन्होंने जिलाधिकारी द्वारा गठित जांच कमेटी पर सवाल उठाते हुए कहा कि वह जांच और कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है और इस मामले पर हाईकोर्ट नैनीताल में पीआईएल दाखिल करेंगे। बॉबी ने कहा कि जनहित से खिलवाड़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जल्द ही वे जनहित याचिका दायर करने के बाद अपनी अग्रिम रणनीति तय करेंगे। बता दें कि बॉबी सम्मल द्वारा किए गए इस ऐलान के बाद नगर में चर्चाओं का बाजार गर्म है। नगर पंचायत लालकुआं के विरुद्ध 29 दिवसीय धरना प्रदर्शन मैंने किया और 29 दिवसीय धरना प्रदर्शन में जांच सदस्य कमेटी का गठन हुआ और जांच में जो भी पाया गया है उससे मैं बिल्कुल असंतुष्ट हूं और जांच बिल्कुल भी जनहित को देखते हुए नहीं की गई है क्योंकि कई पैसों की इसमें बंदरबाट हुई है और कई पैसे इसमें घोटाले सामने आए हुए हैं जिस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत पुलिस कानून व्यवस्था के साथ शिक्षा की अलग जगा रही है। इसके तहत अल्मोड़ा जनपद में ऑपरेशन मुक्ति टीम भिक्षा नहीं शिक्षा अभियान चलाया जा रहा है। अल्मोड़ा में हाल ही में 75 निर्धन बच्चों को चिन्हित कर स्कूलों में दाखिला दिया गया ताकि इस अभियान को अल्मोड़ा पुलिस द्वारा जनपद 12 थानों में ऑपरेशन मुक्ति टीम आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को विभिन्न विद्यालयों में प्रवेश करवा रहे हैं और उनके लिए कॉपी किताबें और बस्ते की व्यवस्था की जा रही है। इसमें हम बच्चों को एक तरह से ऑपरेशन मुक्त करा रहे हैं उनकी भिक्षा से और उनको शिक्षा की तरफ ले जा रहे हैं। अल्मोड़ा जिले में हमने लगभग अभी 75 बच्चे हमने चिन्हित करके एडमिशन करवा दिए हैं स्कूल्स में। इसमें हमारी 2 तरह से टीम काम कर रही है, एक थाना स्तर पर और एक ऑपरेशन मुक्ति की टीम हमने अलग से बनाई हुई है। बच्चों को हम लोग सबसे पहले तो उनको चिन्हित करके उनके आधार कार्ड, उनका गूगल फॉर्म पे भी हम उनको रजिस्टर करवा रहे हैं और फिर उस स्कूल्स से जाके उनका एडमिशन कराने के बाद हम कई संस्थाओं से भी बात कर रहे हैं जो उन्हें बैग या बुक्स उपलब्ध करवा पाएं। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।